नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ मैं आज बात करूँगी कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो और आपको जब पहली बार पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आप उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस सीरीज़ में बात करते हुए आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। ये भी जो सीरीज़ मैं बना रही हूँ प्रेगनेंसी के ऊपर या फिर उसके बाद भी जो मैं सीरीज़ बनाऊँगी बेबी केयर के ऊपर, वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से है और जो मैंने स्टडीज़ किए हैं और मेरी खुद प्रेगनेंसी की जर्नी रही है। अभी मेरी बेबी 7 मंथ्स की कंप्लीट हुई है। उस जर्नी को लेके हुए और जो मैंने स्टडीज़ की थी अपनी जर्नी को लेके, और भी जो मुझे लोगों से बातें पता चली, जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से पता चली, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ को तैयार किया है। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी स्टेज पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगे या फिर आपको लगे कि ये आपके लिए सही नहीं है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लीजिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि जो मैं कहूँगी वही फुल एंड फाइनल होगा और वही पत्थर की लकीर होगी, आप उससे दाएं बाएं नहीं हो सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप प्रेग्नेंट हो। यस, बधाई हो। ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है और आजकल के दिनों में तो ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी के रेट इतनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनफर्टिलिटी पूरे वर्ल्ड वाइड एक बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर आई है। तो इसलिए अगर आपने कंसीव कर लिया है, चाहे वो नेचुरली हो या फिर आपने किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की हेल्प ली हो, तो भी आप उन लकी में से हो जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं अभी वो अनलकी हैं या वो बहुत ही बड़ा उनको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा नहीं। आप भी अपना धीरे धीरे आप अपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए इस चीज़ को पाने के लिए, और मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर, यस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो सोचते हैं ठीक है, अभी तो ये 9 महीने की जर्नी है, जब हमें बीच में कभी कोई दिक्कत होगी तो हम डॉक्टर को जाके विज़िट करेंगे। नहीं, ये गलत धारणा है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको किसी न किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उससे ज़रूर संपर्क करना चाहिए और उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो आपको सही से मार्गदर्शन दे सके कि आगे आपको क्या करना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको नहीं पता होता है आपकी जो बॉडी है उसमें किस तरह से अप डाउन क्या चीज़ों का चल रहा है। इसलिए जब आप एक डॉक्टर को बताते हो तो वो उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे टेस्ट करने को कहता है, जैसे कि ब्लड प्रोफाइल, आपका पूरा CBC, उसमें आपका वो देखेगा हीमोग्लोबिन, और इसके अलावा भी हार्मोनल चेंजेस के लिए आपका हार्मोन प्रोफाइल भी करते हैं, जैसे कि थायराइड, और कुछ ज़रूरी विटामिन्स होते हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है, जैसे विटामिन D, विटामिन B12 की कमी अक्सर इंडियंस में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर लाल मांस में होता है और हम लोग यहाँ पे लाल मांस बहुत रेयर खाते हैं, इनफैक्ट नहीं के बराबर। तो ये बाहरी देशों में ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादातर पाया जाने वाला विटामिन B12 हमारे अंदर उसकी पूरी आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी हमारे शरीर में हमेशा कमी बनी रहती है। ये सलाह है कि जब आपको पता चले तो आप अपने नज़दीकी किसी भी केंद्र पे जाके, या तो वो प्राइवेट हो या तो वो एक सरकारी अस्पताल हो, अगर आप गांव में हैं तो वहाँ पे भी एक नॉर्मल PHC, CHC, छोटा सा सामुदायिक केंद्र ज़रूर होता है, आप वहाँ पे भी जाके अपना रजिस्टर करा सकते हैं नाम। और अब तो सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे कि उन्हें कुछ पैसों का भुगतान भी किया जाता है अगर उनका जो भी डिलीवरी है वो सरकारी अस्पताल में होता है। उनको खाने खर्च के लिए भी कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो फल और अपने बच्चे की देख रेख कर सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करा लें। और इसके बाद जो पॉइंट आता है कि अगर आप मान लीजिए पहले से प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हो, या फिर आप
कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हो जिसके थ्रू आपने प्रेग्नेंट हुई हैं, तो भी आपको ये डॉक्टर को बताना होता है कि आपने या तो ये नेचुरली कंसीव किया है या फिर किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद। जैसे कि बहुत सारे लोग आईवीएफ कराते हैं, आईयूआई कराते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ये चीज़ें उनको नहीं बताएंगे तो उनको नहीं पता है कि आप किस तरह की मेडिसिन खा चुकी हैं या किसके थ्रू आप प्रेग्नेंट हुए हो। अगर आप उनको अपना सारा हिस्ट्री, सारा डेटा अच्छे से बताओगे तो वो उस हिसाब से आपका प्रोफाइल तैयार करेंगे और उनको ट्रीटमेंट में आपके लिए बहुत जो बात बताने वाली होती है डॉक्टर को कि अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी नहीं है, इसके पहले भी कोई वायबल प्रेगनेंसी नहीं रही है, जैसे कि आपका कोई मिसकैरेज हुआ है या आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है जिसको कि स्टिल बर्थ कहते हैं, या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी रही हो बच्चे में, या प्री मैच्योर डिलीवरी थी, या प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, या आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ था, प्रेगनेंसी के दौरान आपका शुगर अप डाउन था, तो ये सारी चीज़ें भी आप उनको तुरंत बतानी होती है। और इसके अलावा जैसे आपके ब्लड के क्लोज़ रिलेशंस, जैसे आपका भाई, आपकी बहन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन लोगों को भी अगर इनके बेबीज़ में भी कोई एबनॉर्मेलिटी पाई जाए, जैसे कि कुछ भी, जैसे डाउन सिंड्रोम आजकल बहुत कॉमन है, अगर आप 35 प्लस हो तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी चीज़ है कि होते हैं लोगों में, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको वो कुछ टेस्ट करने को बोलते हैं कि जिससे कि पहले ही पता चल जाता है कि आपका बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें सही होती हैं अगर आप डॉक्टर को पहले से बता दें कि आपके फैमिली में या आपके क्लोज़ रिलेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम था। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि जो रिकमेंडेड होता है वो ये होता है कि जब आप प्रेगनेंसी का ट्राई करो, जब आप ये ट्राई करते हो कि आपको कंसीव करना है, उसके 3 महीने पहले से ही आपको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेने से ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लेती है तो उसके बेबी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ही नील पाए जाते हैं, कंपेयर टू ऐसी महिला के कि जिसने ऐसा नहीं किया है, जिसने फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट नहीं लिया है। उसके बेबी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होने की बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए ये रिकमेंडेड डोज है कि आप डेली 400 mg आप इसका लें, और आपका डॉक्टर भी जब आप उसको बताओगे तो वो आई एम वेरी श्योर कि वो भी आपको ये चीज़ प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको ये चीज़ें लेनी है। इसके अलावा आपको विटामिन डी का एक सोर्स जो होता है सनलाइट, वो आपको बराबर लेनी होती है। अगर गर्मी का दिनों है तो भी आप अर्ली मॉर्निंग की धूप लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। और डॉक्टर भी आपको एक मल्टीविटामिन का टैबलेट्स वगैरह प्रिस्क्राइब ज़रूर करेगा। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, आपको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में अपनी मॉडिफिकेशन करना होता है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने होते हैं ताकि आपके बेबी को बिल्कुल कोई हार्म ना हो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। इसमें क्या करना होता है, जैसे कुछ महिलाएं जो पहले से स्मोकिंग की जिनकी हैबिट हो या अल्कोहल लेने की हैबिट हो, उनको तुरंत ये हैबिट बंद करनी होती है, तुरंत जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। क्योंकि होता क्या है कि अल्कोहल और स्मोकिंग, इनका बहुत ही सीवियर हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है आपके होने वाले बच्चे पे। इसकी वजह से आपका बेबी लो बर्थ वेट हो सकता है, उसका प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, या फिर बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। जैसा मैंने बोला कि सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप अल्कोहल या फिर आप स्मोकिंग कंटिन्यू रखती हैं अपनी प्रेगनेंसी में। एक पॉइंट होता है कि कॉफ़ी, टी कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, और कुछ लोग अपनी डाइट को मेंटेन या अपनी बॉडी को मेंटेन करने के चक्कर में ग्रीन टी बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं। तो ग्रीन टी में भी एक तरह से कैफ़ीन की मात्रा होती है, वो भी एक तरह से टी ही है, उसमें भी कैफ़ीन की मात्रा होती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं आपके बेबी के लिए। हाँ, आप दिन में 1 से 2 कप चाय ले सकते हो, सेम गोज़ विथ कॉफ़ी ऑल्सो, कि आप वो भी 1 से 2 कप ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ट्राई टू कट डाउन योर डेली इनटेक एज मिनिमल एज यू कैन। करते हैं तो कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, और कुछ लोग एपी फिज़ वगैरह भी लेते हैं, इन सब में भी कैफ़ीन की मात्रा होती है, तो ये भी आपके बेबी की सेहत के लिए अच्छा नहीं। और हमारा जो चौथा पॉइंट है उसमें भी इसी का कंटिन्यूएशन हम समझेंगे कि आपको अपनी डाइट को बहुत ही हेल्दी रखनी है, और आपको जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। मैगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो आपको वो खाना होता है। जैसे कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां जितनी खा पाओ, दालें खाओ, और
अंडा खाओ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन खा सकते हो, फ़िश बहुत अच्छी होती है अगर आप खा सको तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी होती है। और फ़िश में भी मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि कुछ फ़िश होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि जो लॉन्ग टर्म तक आपका पानी में रहती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो खाई थी वो सैल्मन खाई थी और रोहू खाई थी। तो ये ज़्यादातर तक आपके उसमें पानी में नहीं रह पाती हैं, ये पहले ही इनको लाके मार्केट में बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें जो मरकरी का लेवल होता है या लेड का लेवल होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि ये बच्चे को बहुत ही सीवियरली अफेक्ट करते हैं। इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी होती है। डाइट में आपको एक ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है कि पहले कुछ दिनों में आपको ये देखना होता है कि ऐसे कौन से फूड हैं जो आपको कम से कम गैसी बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के दिनों में बहुत सीवियर गैस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसा फूड खा रहे हो जिसको खाने से नॉर्मल डेज़ में भी गैस होती है, तो प्रेगनेंसी में तो वो तो डबल ट्रिपल होने वाला है। तो इसलिए ये एडवाइजेबल है कि पहले आप देख लो। जैसे मेरे केस में मैंने क्या पाया था कि मुझे पालक से बहुत गैस होती थी। एक बार में ही मेरी इतना भयंकर हालत हो गई थी पालक खा के कि फिर मैंने कभी भी पालक नहीं खाई अपने पूरे प्रेगनेंसी में। तो आप ये करो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, पालक के साथ आप आलू को मिक्स कर लो और आप आलू खाओ, पालक मत खाओ। पालक का जो पानी का न्यूट्रिशन है वो उसमें भी आ जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। हेलो दोस्तों, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, इसलिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं एज अ सेकेंड वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये मैंने 4 पॉइंट्स एक पार्ट 1 में कर दिया है और नेक्स्ट 4 पॉइंट्स को मैंने पार्ट 2 कर दिया है। सो प्लीज़ आप उस नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।